नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र यादव के बंगले के बाहर धरना दिया गया। ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिक दे रहे धरना, जहां बंगले के बाहर कर्मचारियों की नारेबाजी भी की जा रही है। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मानदेय बढ़ाने और नियमित करने की मांग की जा रही है। खबर भोपाल से है। आप ये देखिए कि ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिक ये धरना दे रहे हैं। बंगले के बाहर कर्मचारियों की नारेबाजी भी हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने से हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है। मानदेय बढ़ाने और नियमित करने की मांग की गई है। तो खबर भोपाल से है। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र यादव के बंगले के बाहर धरना दिया जा रहा है। ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिक दे रहे धरना, बंगले के बाहर कर्मचारियों की नारेबाजी भी हो रही है। और ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर कर्मचारी एकत्रित हैं। बुजुर्ग भी यहां पर आपको नजर आएंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मानदेय बढ़ाने सहित नियमितीकरण की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के बंगले के ठीक बाहर इस वक्त जो प्रदेश के हैंडपंप मैकेनिक्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ ये धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार क्यों धरने पर बैठे हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि अपनी मांगों को लेकर ये काफ़ी समय से बात रखते रहे हैं, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं और यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग मध्य प्रदेश में खरगोन जिला, बड़वानी जिला, सागर, टीकमगढ़, रीवा और बालाघाट, सीधी और रायसेन और नरसिंहपुर, इतने जिलों से हम लोग आए हैं। और हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिक हैंडपंप के संधारण का कार्य करते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, जल उपलब्ध कराते हैं। मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, हम लोगों का जो ये वेतन है बढ़ाया जाए, हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि कर्मचारी नहीं मानते, कहते हैं हम लोग कर्मचारी नहीं है, हैंडपंप का काम कर रहे हैं। हम इलेक्शन करा रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन करा रहे हैं और कर्मचारी नहीं है। तमाम जो पैसे मिलते थे वो सब बंद हो गए, 2-4 पैसे। तो हम लोग एमएस देते हैं, ये इंडेंट देते हैं, हम लोगों के नाम सामान इशू होता है, फिर भी हम कर्मचारी नहीं है। जब काम की बारी आती है तो फिर वो कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब हक की बारी आती है तो फिर उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। लिहाजा उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं वो धरना देंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल से खबर है। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन, शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सामने आया छुट्टी का आवेदन। आजाद अध्यापक संघ ने कल किया है हड़ताल का ऐलान। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे इसमें शामिल हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन, शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सामने आया छुट्टी का आवेदन। आजाद अध्यापक संघ ने कल किया हड़ताल का ऐलान। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसे आधा दर्जन मांगे शामिल हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र की अवधि कम होने कहा कि जितने भी दिन सत्र चले विपक्ष शांति से सत्र को चलने दे ताकि सदन में जनता के मुद्दों पर बहस हो। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस सत्र के दिन कम होने पर सवाल खड़े कर रही है। उसे बताना चाहिए कि उसने कभी अनुपूरक बजट के लिए इतने दिन को सत्र बुलाया है। तो वही श्योपुर दौरे और चीतों पर सवाल खड़ी किए जाने पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा से महान भारत को बदनाम करने का रहा है। मैं ये समझ नहीं पाता कि कांग्रेस क्यों चीतों से भी चिढ़ने लगी है। ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पर जब चर्चा होगी
तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहा है। बस मेरी प्रार्थना है कि हो अल्लाह ना करे, ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और सार्थक संवाद गुणदोष के आधार पर जो चाहे सो करें। ये आप चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं पर चीत्कार करते दिखे? रोहिंग्या पर खामोश रहते हैं और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। चीते पे चिड़काई की है, समझ में नहीं आ रही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम सरकार को सत्र के दौरान उन सवालों पर घेरेंगे जो जनता से जुड़े हैं। घोटालों से लेकर सरकार की लापरवाही तक उन तमाम मुद्दों पर हम सदन से लेकर सड़क तक जाएंगे। 13 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आखिरकार सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की क्या रणनीति होगी? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद सिंह जी, सत्र शुरू हो रहा है, क्या रणनीति है विपक्ष की? सत्र बहुत छोटा है। हम चाहेंगे कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो। महंगाई है, बेरोजगारी है और प्रदेश के विकास की बात है। इन जन समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हो और जनता की समस्याओं का निदान हो ताकि प्रदेश का विकास हो। सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटने के से जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। अभी बच्चों के जीवन से जुड़ा मामला, कुपोषित बच्चों का मामले में मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मुखिया हैं, उसके बाद भी करोड़ों का घोटाला हो रहा है। कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाह रहा है, अगर उन पर चर्चा नहीं होती है सदन के भीतर तो फिर वो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन जनता के बीच जो मुद्दे जाने चाहिए और उनकी आवाज़ जो बुलंद होनी चाहिए वो विपक्ष करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएगी बीजेपी। जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाएगी प्रदेश बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा होगा। रक्तदान शिविर, पौधारोपण, प्रदर्शनी का आयोजन, कृत्रिम अंग और उपकरणों का वितरण, श्रमदान का आयोजन। 2 अक्टूबर को गांधी और शास्त्री जयंती पर बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती है और इस 15 दिन को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रहे हैं। और अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर बोले अरुण साव। संतुलित कार्यकारिणी बनी है, सब मिलजुल कर करेंगे काम, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस के तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं है बीजेपी। 2023 की तैयारी और लगातार बदलाव की रणनीति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार बदलाव की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? कल कार्यकारिणी में भी बदलाव किया गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची कल जारी हुई है। सभी नए पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संतुलित टीम समग्र रूप से विचार विमर्श करके बनाई गई है, पर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मिशन 2000 तैयारी की में जुटेंगे। हर एक कार्यकर्ता को काम में लगाएंगे और सबको साथ लेकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए काम करेंगे। सर, लेकिन ये जो बदलाव लगातार किए जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि फिजूल है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, पुराने चेहरों पे भरोसा नहीं रहा, तो अब रणनीति ये बदली जा रही है कि सब कुछ बदल दे, लेकिन इस बदलाव का कोई फायदा नहीं होगा। और सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस पर पार्टी ने पहले भरोसा किया था उन्हें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस की तरह किसी परिवार की पार्टी नहीं है और इसलिए हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक
लंबी फहरिस्त है। सभी कार्यकर्ताओं को समय समय पर काम देते हैं, उसी का ये सिलसिला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे। जो कांग्रेस टूट रही है, बड़े बड़े नेता उनके बाहर जा रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है। तो ये है अरुण साव, और उनका कहना है कि आरएसएस की जो बैठक है वो नियमित बैठक है और कार्यपद्धति का हिस्सा है। हालांकि चुनाव की तैयारी है या नहीं, इससे वो इनकार, चुनाव की तैयारी नहीं है ऐसा वो नहीं कहते हैं। दूसरी बात यह कि बदलाव को लेकर उनका कहना है कि बीजेपी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, समय समय पर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से खबर है जहां पर बीजेपी संगठन बदलाव पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, हर पार्टी अपनी कार्यकारिणी बनाता है, बीजेपी ने भी बनाया। छत्तीसगढ़ बीजेपी में ऊपर से नीचे तक सबको बदल दिया, यह फिजूल की कवायद साबित होगी। प्रदेश में जनता का भरोसा खो चुकी है बीजेपी। जनता इनके 15 साल के भ्रष्टाचार कुशासन को भूली नहीं। 15 साल बाद जन कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। बनाता है, कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नीचे से ऊपर तक बदलाव की बयार बह रही है, भाजपा का नेतृत्व तो समझता है कि वह सारे के सारे लोगों को बदल के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से डूब चुकी नैया को बचा लेंगे, तो असंभव है। इनकी सारी की सारी कवायद फिजूल साबित होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा पूरी तरीके से खो दिया है। जनता 2018 के चुनाव के बाद हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास जता चुकी है। और उसका बड़ा कारण यह है कि 15 साल के सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का इतना शोषण किया है, इतना कुशासन किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं बचा है। और 15 साल के बाद लोगों को एक जनहितकारी सरकार मिली है, एक लोक कल्याणकारी संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आने वाले 1.5 दशक तक कोई संभावनाएं नहीं है। खबर देवास से, जिले में पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बागली विधानसभा के कांटाफोड़, सतवास और लोहारदा नगर परिषद में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसी बात की शिकायत लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी पूर्व विधायक गणपत पटेल के साथ कांटाफोड़ पुलिस थाने पहुंचे और मामले में जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर बागली से बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज ने दीपक जोशी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और बाद में दीपक जोशी के समर्थकों ने विधायक के पुतले जलाए थे। इधर दीपक जोशी से आमने सामने होने की बात पर जब चर्चा की गई तो उन्होंने सीधे से नकार दिया। वेतन के बाद में कांटाफोड़ जब पहुंचा, स्कूल का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान करीब 30-40 नागरिक वहाँ के आए और उनका ये कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री आवास के पैसे निकल गए और हमको उसका लाभ नहीं मिला। तो हमने कहा कब निकले? बोले 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले। हमारे मकान टूटे फूटे पड़े, आज भी हमारे मकान खुले पड़े। बहुत से लोग रोने लगे, बहुत से लोग चिल्लाने लगे और उनकी बातचीत से झलकता था कि उनके साथ कहने का अन्याय हुआ। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गलती है। तो मैंने कहा आप पुलिस में FIR करो। बोले पुलिस हमारी सुनती नहीं, पुलिस के पास हम जाते तो वो हमको भगा देते हैं, टरका देते हैं। तो मैंने कहा कि आप जाइए, मैं बोलता हूँ पुलिस वाले। बोले नहीं आप चलेंगे क्या साथ? तो मैंने कहा मैं नहीं चलूँ, मेरे जाने से क्या होगा, आप जाके दीजिए, आप फरियादी हैं। तो बोले नहीं आपको साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे साथ के लोगों ने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा आप आवेदन बनाइए। ये आमने सामने होने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि बागली से मैं विधायक जरूर रहा लेकिन विधायक बन नहीं सकता, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के भाई के लिए वो सुरक्षित है। लेकिन बागली मेरा जीवन का एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर हमें अपने जीवन के साथ जीवन भी अगर वहाँ की जनता को दे दूँ तो मैं उनके ऋण को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी 8 बार वहाँ से चुनाव जीते। मुझे बागली की जनता ने उनके सुपुत्र होने के आधार पर ही मुझे जिता कर भेजा और आज भी बागली भारतीय जनता पार्टी जोशी जी के नाम पर वहाँ जीत रही है। जबलपुर से बड़ी खबर है जहां पर यूरिया वितरण में गड़बड़ी मामला, कलेक्टर इलैया और राजा टी ने दिए निर्देश। 3 दिन में 125 टन यूरिया जमा करने के निर्देश दिए हैं। श्याम कृभको फर्टिलाइजर्स को दिए निर्देश। जबलपुर को 727.65 टन यूरिया हुआ था अलॉट। यूरिया जमा नहीं हुआ तो दर्ज होगी FIR। DPMK फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस हो चुका है निरस्त।
कोरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा। अमरकंटक केवची मार्ग पर आया मलबा। अमरकंटक सहित आसपास के कई इलाकों में बारिश हो रही है और पेंड्रा मरवाही इलाके में हो रही है बारिश। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात काफी बाधित हुआ है। तो आप ये देखिए कि कोरेला पेंड्रा मरवाही सड़क पर मलबा आ गया और इसके चलते यातायात काफी प्रभावित हुआ है। अमरकंटक केवची मार्ग पर मलबा आया। अभी भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से यातायात जरूर बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। खबर बालोद से है, जहां पर लगातार बारिश से जनजीवन ठप हुआ। डोडी ब्लॉक में बन रहे बाढ़ के हालात। देगवाड़ी गांव में बने पुल के ऊपर बह रहा पानी। पुल के ऊपर बह रहा 3 फीट पानी। 15 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूटा। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालोद से, जहां पर आप देखिए लगातार बारिश से जनजीवन ठप है। डोडी ब्लॉक में बाढ़ के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। देगवाड़ी गांव में बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर बह रहा 3 फीट ऊपर पानी। गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यातायात प्रभावित है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बारिश की वजह से कितनी परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। खबर कोरबा से है, जहां पर मिनी माता बांगो बांध की होगी मरम्मत। 5 करोड़ की लागत से डैम के बकेट की मरम्मत की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। बांध का बकेट है 40 फीट गहरा। तो कोरबा से बड़ी खबर है, मिनी माता बांगो बांध की होगी मरम्मत। 5 करोड़ की लागत से डैम के बकेट की मरम्मत होगी। जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। बांध का बकेट है 40 फीट गहरा। खबर कोरबा से है। और गरियाबंद से खबर है, नेशनल हाईवे 130 के पास हाथियों ने डाला डेरा। कल यात्री बस के सामने आ गया था हाथियों का झुंड। कोदो माली के पास सड़क पर फिर पहुंचा हाथियों का झुंड। मैनपुर इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग हाथियों के हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है। करीब 33 हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे के करीब मौजूद है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे 130 के पास हाथियों ने डाला डेरा। कल यात्री बस के सामने आ गया था हाथियों का झुंड। कोदोमाली के पास सड़क पर फिर पहुंचा हाथियों का झुंड। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे रायपुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आरएसएस की। देखिए, इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक में मैं डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में संवाद प्रारंभ करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। काफी उत्सुकता होगी आपके मन में, क्या कर रहे बंद कमरे में वगैरह ऐसा कुछ होता होगा। कमरा बंद इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एसी चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं। संघ के स्वयंसेवक एक राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे 36 संगठन धीरे धीरे हुए हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर काम करते हैं। इनके क्षेत्र अलग है, छात्र क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सहकारिता में, वैज्ञानिकों में, कलाकारों में, सहकार, ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। और समाज के अनेक नए लोगों से इनका संपर्क होता है, मिलना होता है। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। एक निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का
पहले से ही मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं, तो कुछ विचार की दिशा लेकर अवश्य जाते यहाँ से, लेकिन सारे निर्णय अपने अपने संगठन के फोरम पर इनके होते हैं। यहाँ कोई निर्णय करने वाला विषय नहीं था। अभी स्वाधीनता के 75 वर्ष का उत्सव चल रहा है। इसको लेकर अनेक संगठनों ने काम भी किए और आगे कार्यक्रम होंगे। उन संगठनों ने क्या क्या किया वो कहने का तो उनको अधिकार है। एक सैंपल का 2-4 संगठनों का उल्लेख करूंगा मैं। जैसे शैक्षिक महासंघ ने 2 लाख विद्यालयों में देश भर में एक साथ कार्यक्रम किया। विद्यार्थी परिषद ने करीब 87,000 स्थानों पर तिरंगा ध्वज लहराया। संस्कार भारती जो कलाकारों के बीच में काम करती है, तो वंदे मातरम गौरवान 15 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गान किया था। ऐसा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गान करके उनका पुण्यस्मरण किया गया। अनेक स्थानों पर ऐसे अपरिचित सेनानियों के प्रसंगों पर आधारित 75 और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।